आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में मरदमशुमारी 2021 और कौमी आबादी रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए बिल तरतीब 8,754 करोड़ रुपए और 3,941 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मंगल को हुई काबीना की मीटिंग में सिलसिले की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीटिंग के बाद नामा निगारों को बताया कि मरदमशुमारी के तहत पूरे मुल्क में लोगों की गिनती की जाएगी, जबकि कौमी आबादी रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आसाम को छोड़कर मुल्क की पूरी आबादी के आदाद और शुमार दर्ज किए जाएंगे। आज़ादी के बाद यह 8वीं मरदमशुमारी होगी, जबकि बरतानवी हुक्मरानी के वक्त भी 8 मरतबा मरदमशुमारी की गई। उन्होंने कहा कि कौमी आबादी रजिस्टर तैयार करने का काम 2010 में शुरू हुआ था, 2015 में भी इसे अपडेट किया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मरदमशुमारी का काम दुनिया में सबसे बड़ा इंतज़ामी और शुमारियाती प्रोग्राम है। मरदमशुमारी दो मरहलों में की जाएगी, जिसके तहत पहले मरहले में आइंदा 9 फरवरी से 28 फरवरी तक लोगों की गिनती की जाएगी और दूसरे मरहले में अप्रैल से सितंबर तक घरों की फहरिस्त और उनकी गिनती की जाएगी। घरों की फहरिस्त और गिनती के साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी अपडेट किया जाएगा, लेकिन इसमें आसाम को शामिल नहीं किया जाएगा। इस काम में 30 लाख लोगों को लगाया जाएगा, जबकि गुज़िश्ता बार इसमें 28 लाख लोगों को लगाया गया था। जावड़ेकर ने कहा कि मरदमशुमारी के आदाद व शुमार जमा करने के लिए पहली बार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। मरदमशुमारी के लिए बनाए गए पोर्टल की मदद से आदाद व शुमार जल्द जारी किए जा सकेंगे। जेएनयू की तालिबा आयशा रैना ने कहा है कि अक़लियतें हुजूमी तशद्दुद फर्जी इनकाउंटर्स फसाद का सामना कर रही हैं और अब हुकूमत उन्हें गैर कानूनी तारिकीन वतन बनाना चाहती है। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तालिबा ने पीर की शब बड़े पैमाने पर एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया। इस जलसे में तेलंगाना की तमाम यूनिवर्सिटियों के तलबा बशमुल जेएनयू की तालिबात आयशा रैना और लदीना फरजाना ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम मुजाहिरीन ने बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की जानिब से मंजूरा शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मरकज़ी हुकूमत की दोगली पॉलिसी और हिंदू मुस्लिम तबक़ात को लड़ाने की एक साजिश करार दिया। तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर मुतालबा किया कि NPR को मनसूख किया जाए। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि NRC को रोका जाए। इन तलबा ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और मरकज़ी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने वज़ीर आला से ख्वाहिश की कि वो इस एक्ट के ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। इस जलसे में मौजूद कई अफराद ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इन दो तालिबात का तकरीबन 2 घंटे तक इंतज़ार किया। ये दोनों तालिबात जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपने एक साथी लड़के को पिटने से पुलिस से रोकने के बाद CAA और NRC के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का चेहरा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून साजी के खिलाफ एहतजाज दहाई की जद्दोजहद बन गई है। कई ममालिक अपने लीडरों के सबब बहरान का शिकार बन गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में हुक्म इम्तनाई के बावजूद मंगल के रोज़ मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद मंडी हाउस में जमा हो गई और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारेबाजी की। स्वराज अभियान के सरबराह योगेंद्र यादव और JNU-SU के साबिक रहनुमा उमर खालिद ने मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर की तरफ जाने वाले जुलूस में शिरकत की। मुजाहिरीन का एहतजाज नारेबाजी करने के अलावा पुरअमन था। मुजाहिरीन में JNU, जामिया और दीगर इदारों के तलबा शामिल हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस और CRPF के अहलकार भी वहां मौजूद थे।
शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सत्याग्रह करने के एक दिन बाद आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के मीरठ में उसकी मुखालिफत के दौरान जान गंवाने वाले अफराद के अहले खाना से मिलने गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहर में घुसने से पहले ही रोक दिया। कांग्रेस हेडक्वार्टर से मंगल के रोज मौसूला इत्तला के मुताबिक गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा एक ही कार से एहतजाजी मुजाहरों में तशद्दुद के दौरान मारे गए अफराद के अहले खाना से मिलने मीरठ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मीरठ से चंद किलोमीटर पहले परतापुर में ही रोक दिया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस अफसरान से पूछा कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। पुलिस हुक्काम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि शहर में कई मकामात पर सेक्शन 144 नाफिज है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो 3 लोग ही जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपके पास कोई ऑर्डर हम सुन नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे तो। आपके पास कोई ऑर्डर है? हाथ बार उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज ओके सर, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो यार तुम? हाँ दीदी मैं जा रहा हूँ। गाड़ी अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी में अबे गाड़ी अपनी मंगाना है यार, इसको रोक के अपनी गाड़ी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने तेलंगाना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 का शेड्यूल आज जारी कर दिया। यहां जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि टीएस एमसेट 5, 6 और 7 मई को इंजीनियरिंग ज़मरे के तुलबा के लिए मुनक़िद किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ की जानिब से ये टेस्ट मुनक़िद किया जाएगा, जबकि एग्रीकल्चर ज़मरे का टेस्ट 9 और 11 मई को मुनक़िद होगा। टीएसई सेट 2 मई को हफ्ते को मुनक़िद किया जाएगा। टीएसपीई सेट का आगाज़ 13 मई से होगा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडा की जानिब से ये टेस्ट मुनक़िद किया जा रहा है। टीएसआई सेट की तवारीख 20 और 21 में मुकर्रर की गई हैं। काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल ये टेस्ट मुनक़्क़द करेगी। 23 मई को टीएस एडसेट, 25 मई को टीएस लॉसेट और इसी दिन टीएस एसपीजी लॉसेट और 27 और 30 में टीएस एसपीजी ई सेट मुनक़्क़िद किया जाएगा। ये तमाम टेस्ट उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से मुनक़्क़िद किए जाएंगे। वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी के बाद उसके कत्ल और नाश को जला देने की वारदात में मुलविस मुलजिमीन के एनकाउंटर में हलाकत के बाद उनकी नाशों के गुज़िश्ता रोज़ किए गए दोबारा पोस्टमार्टम की वीडियो सीडी आज तेलंगाना हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। एम्स के फॉरेंसिक के माहिरीन का बोर्ड इस दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तश्कील दिया गया था, जिसने गुज़िश्ता रोज़ गांधी हॉस्पिटल में उन नाशों का दोबारा पोस्टमार्टम किया था। इस वीडियो के साथ इस दोबारा पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मुहरबंद लिफाफे में पेश कर दी गई। आइंदा हफ्ते मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश किए जाने की तवक्को है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉरेंसिक शोबे के सरबराह डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर वरुण चंद्रा ने नाशों का पोस्टमार्टम किया था। आज हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को दोबारा पोस्टमार्टम की वीडियो सीडीज हवाले कर दी गई। बादशाह पुलिस की भारी बंदोबस्त के दरमियान नाशों को उनके खानदानों के हवाले कर दिया गया। शिवा, नवीन और चन्ना केशवलू की आखिरी रसूमात उनके खेतों में अदा की गई, जबकि आरिफ की तदफीन जकरेला में अमल में आई। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के लिए इंतजामात का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर नागी रेड्डी ने बल्दी कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए ओहदेदारों के साथ इंतखाबात के इंतजामात की तफसीलात हासिल की। उन्होंने मुसविदा फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी और इंतखाबात के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया और मशवरा मुजवज़ा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी ना होने पाए, इसलिए एहतियाती इक़दामात किए जाएँ। अगर कोई भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन में 800 वोटर्स हैं। ओहदेदार सियासी प्रोग्रामों में शिरकत ना करें और हुकूमत की जानिब से बैनर्स नस्ब ना किए जाएँ। जिन बल्दियात में इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ सरकारी स्कीमात का ऐलान ना किया जाए। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन की इजराई के बाद उम्मीदवारों के अखराजात से मुतालिक अहाता किया जाएगा और डिपॉजिट की रकम भी साबिक़ के मुताबिक ही होगी। इन इंतखाबात के पेश नज़र 28 दिसंबर को सियासी पार्टियों का इजलास तलब किया जाएगा। नागी रेड्डी ने कहा कि बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स तैयार रखे जाएँ। ये इंतखाबात 1 जनवरी 2019 की वोटर लिस्ट के मुताबिक होंगे। उन्होंने मौजूदा फेरिस के मुताबिक वार्ड की सतह पर
वोटर्स लिस्ट की तैयारी की हिदायत दी। वजीर अमारत व शवारा प्रशांत रेड्डी ने दावा किया है कि बल्दी इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियात में टीआरएस को कामयाबी मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के साथ ही रियासत की सियासी जमातें बल्दी इंतखाबात में तैयारियों में मसरूफ़ हो गई हैं, लेकिन इन इंतखाबात में भी टीआरएस को ही कामयाबी मिलने वाली है। तेलंगाना की तश्कील के बाद से अब तक जो भी इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं उसमें टीआरएस पर ही अवाम ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था और अब शहरी इलाकों में होने वाले बल्दी इंतखाबात में भी अवाम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद करते हुए टीआरएस के हक़ में अपना वोट देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव की तरह अब तक कोई हरकियाती वज़ीर बल्दी देखने में नहीं मिला। केटीआर के वज़ीर बनने के बाद शहरी इलाकों में हमाजहत तरक्की हो रही है। तेलंगाना की तश्कील के बाद कई नए बल्दियात वजूद में आई हैं और हुकूमत की जानिब से उन बल्दियात में तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स भी जारी किए गए हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद के तहत आने वाले निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के अलावा कामारेड्डी, आरमूर, बोधन, बांसवाड़ा, येल्लारेड्डी और भीगल बल्दियात पर मुकम्मल टीआरएस का कब्जा होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन बल्दियात से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के अरकान असम्बली और कायदीन पार्टी की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करेंगे। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि शहरी इलाकों के अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए हुकूमत ने कई स्कीमात और प्रोग्राम शुरू किए हैं। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान शहरी इलाकों में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए और जो फलाही स्कीमात पर अमल आवरी हुई उसकी बुनियाद पर अवाम टीआरएस के हक़ में वोट देंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని ప్రకటించింది. అయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలే ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి విజయం చేకూర్చి పెడతారు ప్రజలు. గత 4-5 సంవత్సరాలుగా వారు చేసినటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజల కడప ముందుకే పోయినాయి కాబట్టి ఆ ప్రేమ ఆ నమ్మకం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్నది కాబట్టి అన్ని ఎన్నికల్లో పార్టీని గెలిపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు జరగబోతున్న ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా అదే మద్దతు అదే నమ్మకం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద తెలంగాణ పట్టణ ప్రజలు కూడా ఉంచుతారనే పూర్తి విశ్వాసం మాకున్నది. గౌరవనీయులు కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో గత 4-5 సంవత్సరాలు टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही कांग्रेस पार्टी इंतखाबात में मुकाबला करने से घबरा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नमेंट व्हिप ए प्रभाकर, अरकान कौंसिल एमएस प्रभाकर और एस राजू ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद ही पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ अदालत से रुजू होने का ऐलान किया है। इससे ये वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस उत्तम कुमार रेड्डी इंतखाबात में मुकाबला करने से खायफ हैं। टीआरएस सरकार ने मुखर्राना ने कहा कि बल्दी इंतखाबात दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से करवाए जाते हैं और इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। रियासती इलेक्शन कमीशन ने म्यूनसिपल एक्ट 195 के तहत शेड्यूल जारी किया। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, ऐसे इदारे पर शुकूक व शुबहात जाहिर करना पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी को ज़ैब नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मरतबा रियासती असम्बली में नुमाइंदगी करने के बाद उत्तम कुमार रेड्डी लोकसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। इसके बावजूद उन्हें दस्तूर और कानून पर कोई उबूर नहीं है। कांग्रेस कायदीन को राय दहिंदों से ज़्यादा अदालतों पर भरोसा है। हर इंतखाब पर अदालत से रुजू होना कांग्रेस कायदीन की आदत बन गई है। हुजूरनगर के ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त के बाद भी उत्तम कुमार रेड्डी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। टीआरएस अरकान मुखर्राना ने कहा कि मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात में 120 बल्दियात और 10 कॉरपोरेशनों पर टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से इंतखाबात को रुकवाने के सिलसिले में अदालत से रुजू होने का जो बयान सामने आया है उससे टीआरएस की कामयाबी में मजीद आसानी होगी। कांग्रेस में पार्टी टिकट लेने के लिए अरकान खायफ हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब चंद इल्ज़ाम लगाए, उसको हमारा पार्टी जो है कंडम करती है। उनका इल्ज़ाम ये था कि म्यूनसिपल इलेक्शंस जो है लोग मैनिपुलेट किए और इस म्यूनसिपल इलेक्शंस
नहीं होने के लिए वो अपनी कोशिश करते जा रहे हैं। एक बार आप साफ साफ आप जानते हैं कि 214 के बाद जितने भी इलेक्शंस हमारे मुल्क में हुआ, हमेशा हर वक्त जो है टीआरएस पार्टी जो है काफ़ी मेजॉरिटी से जो है हम लोग जीतते आए। अवाम की जो है दुआ है, अवाम की दुआ इसलिए है कि जो पार्टी जो हम लोग यहाँ स्कीम्स जो लेते गए, वो स्कीम हर एक आदमी को जो है वहाँ पे उसका जो है सिलसिला वहाँ पे उनको पहुँचते जा रहा है। आज लोग खुश है, आज अमन शांत है, तो लोग चाहते कि हमेशा जो है टीआरएस पार्टी यहाँ पे हुकूमत में आए। तो इसलिए कि हम लोग म्यूनसिपल इलेक्शंस के तहत जो है हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और तेलंगाना म्यूनसिपल एक्ट के हिसाब से जो है इलेक्शंस हमेशा होते रहता, चाहे वो तेलंगाना हो और कोई मुल्क हो। तो इसका ये है नतीजा कि जो पंचायत राज सिस्टम और जो म्यूनसिपल सिस्टम है, वो सिस्टम को जो है बिल्कुल जो है उसको ताकत देने के लिए जो है इलेक्शंस होते रहता। और जमहूरियत में जो है इलेक्शंस होने की बहुत ज़रूरी भी है। लोग जो है अपने अपने लोगों को चुनते हैं, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी वहाँ के लोग वहाँ पे चुन के पब्लिक से चुन के आने के बाद वहाँ के मुल्क को जो है उसको तरक्की करने के लिए। तो इस फेज में जो है टीआरएस पार्टी हम लोग आगे उसमें है। हम लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शंस होना, हम चाहते हैं कि इलेक्शन में आम आदमी को भी मौका मिलना, आम आदमी को भी जो है पब्लिक से उनको इलेक्ट होने का मौका मिलना। इस तरीके से जो है हम लोग म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले उनके पास कोई लीडरशिप नहीं दिख रही, उनको कोई विजन नहीं दिख रहा। अपने आपस में जो है वो लोग अभी भी जो है लड़ाई झगड़ा चलते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गांधी भवन में हर दिन में एक के खिलाफ एक जो है अपने आप को जो है लड़ते जा रहे हैं और अपने आप को जो है काफ़ी एलिगेशंस करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है वो लोगों को उनके ऊपर जो है उनके भरोसा नहीं है। पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फेरिस्त से राय दहिंदगान की इजराई, वार्ड्स की तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किए बगैर ही रियासती इलेक्शन कमीशन ने बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया, जिससे हमें कई शुकूक पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वार्ड्स की तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के बगैर शेड्यूल जारी करने का हक किसने दिया है। पीसीसी सदर ने कहा कि बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस बल्दी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है और उम्मीदवारों के नामों का इंतखाब भी अमल में लाया जाने वाला है। इससे महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन ने बरसर इख्तिदार जमात को बल्दी वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात का राज अफशा किया है। इंतखाबी नोटिफिकेशन की इजराई से कबल तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत दी जाती है, तो ऐसी सूरत में उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिलता। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल के इजराई के मामले को हाई कोर्ट से रुजू करते हुए उनके शुकूक से अदालत को वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आज वाज़ेह किया है कि वो बल्दी इंतखाबात के इनेकाद की मुखालिफ नहीं है और इंतखाबात को रोकने के लिए अदालत से रुजू होने का फैसला नहीं किया गया, बल्कि वार्ड्स की तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के बगैर ही शेड्यूल जारी किया गया है। इसलिए इस मसले को अदालत से रुजू होने का इरादा है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन पूनम प्रभाकर, संपत कुमार और दासाजू श्रावण ने कहा कि हुकूमत ने कानून को बालाए ताक रखते हुए गैर साइंटिफिक अंदाज में वार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में इंतखाबात से मुतालिक अलग बयान दिया था और अब इंतखाबात के लिए दूसरा तरीका इख्तियार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि वार्ड्स की तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ात का अमल मुकम्मिल होने के बाद ही इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे, लेकिन कमीशन ने यह अमल मुकम्मिल किए बगैर ही शेड्यूल जारी कर दिया, जिस पर हमें एतराज़ है और यह हाई कोर्ट की हिदायत के खिलाफ है। संपत कुमार ने कहा कि इंतखाबात में मजीद ताख़ीर पर टीआरएस को बल्दी इंतखाबात में नाकामी का खौफ है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हुए जल्द से जल्द इंतखाबात करवाने के इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान के बाद अगर उसमें एतराज़ात पाए जाते हैं तो इस मसले को किस अथॉरिटी से रुजू किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव के इस ऐलान को मायना खैज़ करार दिया कि इंतखाबी नोटिफिकेशन की इजराई से कबल ही टीआरएस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। संपत कुमार ने सवाल किया कि जब वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात का तयन ही नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में टीआरएस किस तरह उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तर्जुमान कांग्रेस दासाजू श्रावण ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस को वोट मांगने का हक नहीं है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क को हज़ारों करोड़ रुपए मख्तस किए गए, लेकिन सिर्फ चंद सौ करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं।
म्युनिसिपल इलेक्शन जो गवर्नमेंट ने कल शेड्यूल रिलीज किया है, कांग्रेस पार्टी के तरफ से म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। इससे पहले ही हम लोग कांग्रेस के लिए प्रिपरेशन का मीटिंग किए थे और अगली बार जो लोकसभा वाइज पार्टी वर्करों को उत्तेजित करने के लिए लोकसभा का मीटिंग म्युनिसिपल वाइज हो रहा है, उसमें 15 लोकसभा में 10 हो गए, बाकी का भी कर रहे। 30 तारीख के अंदर हम इस बार यही पूरा कार्यकर्ता को जोश से काम करने के लिए बुलावा देते हुए जो टिकट का सिलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस से जो पिछले डिसाइड हुआ था वैसे इलेक्शन होगा। और जो टीआरएस पार्टी इलेक्शन के लिए डर रहे, उसीलिए इलेक्शन नोटिफिकेशन में वोटर लिस्ट रिलीज करने से पहले, रिजर्वेशन रिलीज करने से पहले ही शेड्यूल दिए। तो भी हमारा जो टाउन में इलेक्शन हो रहा है, अर्बन में इलेक्शन हो रहा है, अर्बन के लोग में भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत को सूरत पर थप्पड़ मारे जैसा जो रिजल्ट आया है, कांग्रेस और जेएमएम का जीत हुई है, इससे यह साबित होता है भारतीय जनता पार्टी घट रही है और कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में हर राष्ट्र में तेलंगाना के साथ कांग्रेस का झंडा जो है सो पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। पुराने जो दिन हैं, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाली, संविधान को बचाने वाली और हर किस्म के नागरिकता लोगों को जो है सो एक धार्मिक भावना से जीने की जो संभावना होती है, वैसी एक सियासत आने वाली है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आए तो होगा और भारतीय जनता पार्टी का मुंह पर जो है। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी पर टीआरएस कारकुन की हैसियत से काम करने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की इजराई से कबल इलेक्शन कमीशन किस तरह इंतखाबी शेड्यूल जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत को इलेक्शन कमीशन और पुलिस ही बचा रही है। उन्होंने बताया कि बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने से कबल टीआरएस के कारकुनों ने फेसबुक पर इसकी इतला दी थी। इससे ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को पहले ही से इसका इल्म था। कांग्रेस पार्टी इंतखाबात से डरने वाली नहीं है और बल्दी इंतखाबात का मुकाबला करने तैयार है। तेलंगाना स्टेट में जो इलेक्शन कमिश्नर जो आज कल रात में म्युनिसिपल इलेक्शन के डिक्लेयर करे से पहले ही जो टीआरएस भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में फेसबुक में आ गया। वो इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर करने वाला कौन करना? इलेक्शन कमिश्नर नागिरेड्डी साहब करना। नागिरेड्डी साहब इलेक्शन कमिश्नर प्रेस मीट लगा के नहीं बोले, पहले ही उन्हें उनके नागिरेड्डी साहब को इलेक्शन कमीशन के पहले ही कार्यकर्ता टीआरएस कार्यकर्ताओं को जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल चलेगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नागिरेड्डी साहब जो कमिश्नर है वो ऑफिसर है या टीआरएस पार्टी का वर्कर है, ये क्या हो रहा? हम सवाल ये पूछ रहे हैं। ये जो इलेक्शन शेड्यूल तेलंगाना से जुमला 10,613 अफराद ने हज 2020 के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। आज़मीन हज के इंतखाब के लिए 4 जनवरी को कुरान अंदाजी की जाएगी। इस सिलसिले में तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने आज तफसीलात जारी की। हज 2020 माने 2020 के जितने एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो पूरे, जिसकी लास्ट डेट हमारे पास जो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें से इस साल हमारे को जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म्स आए 10,613 माने 10,613 एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे को अब तक रिसीव हुए हैं, जिसकी खुरानंदाजी हम 4 जनवरी को करेंगे इंशाल्लाह 11 बजे तक। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर आपके चैनल से, कि जिस किसी का भी अगर कोई भी अगर ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जैसा कि हज के हम करा देते एप्लीकेशन फॉर्म्स या आपका हम कोटे में आपका हम वो कराते, तो ऐसी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेंगी। जो भी रहेगा ट्रांसपेरेंसी से सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से, इवन हमारे स्टाफ के मेंबर्स या कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपसे अगर ये चीज़ करेंगे
तो आप हमारे को ये चीज़ के बारे में इत्तला दीजिए, हम वैसे लोगों पे हम इंशाल्लाह स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और रेट्स के ताल्लुक से अब तक कोई भी ऐसा हमारे को कंफर्मेशंस नहीं आए कि जो गुज़िश्ता लास्ट ईयर के जो रेट्स थे अभी भी इंशाल्लाह ताला यही रेट रहेगा हाजियों का जो हज कमेटी के तहत जाने वाले हैं, जिसको NCZ और अजीज़िया और रुबात जो लास्ट ईयर थे 2,77,750 था और अजीज़िया का 2,40,700 रुपये था और रुबात का 193 था। तो इंशाल्लाह इस साल भी यही होगा। अब तक तो नया हमारे को कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं है कि इस साल कुछ रेट्स बढ़ने वाले हैं बोल के। और पूरे हिंदुस्तान में ख़ासकर दूसरे रियासतों से तेलंगाना रियासत का इमाइग्रेशन पॉइंट अच्छा है और माशाल्लाह से हमेशा अच्छा रहा है। और इस बार भी एप्लीकेशन फॉर्म्स गुज़िश्ता दूसरे रियासतों से, आप करीब की रियासत से भी आप देखिए जो कि आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे भी बहुत कम है, लेकिन माशाल्लाह से हमारे पास इस साल टोटल तेलंगाना स्टेट के 10,613 एप्लीकेशन फॉर्म्स अब तक हमारे को रिसीव हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से ये उम्मीद है इस बार भी जो हज के जितने इंतज़ामात रहेंगे हमारी कमेटी की जानिब से, हमारे जितने भी हज हाउस में जितने काम करने वाले हैं उन सब की जानिब से, हमारे स्टाफ की जानिब से भी, हमारी हुकूमत KCR साहब की जानिब से भी हम अच्छे से अच्छा ये बार जो इंतज़ामात करेंगे। रुबात के कितने रुबात के अभी खुर्रा होने के बाद डिसाइड होगा। खुर्रा 4 तारीख के दिन रहेगा, उसके बाद डिसाइड होगा। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं। 70 इयर्स अबव कितने हैं जी 70 इयर्स अबव 70 ईयर्स 462 आए, 462 62। वज़ीर समाजी बहबूद कोपुला ईश्वर ने कहा है कि रियासती हुकूमत स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है। करीमनगर के एक स्कूल में मुनक़िद मस्कट नेटबॉल नेशनल लेवल चैंपियनशिप मुकाबलों का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम के साथ स्पोर्ट्स भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए हुकूमत तलबा में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत के तलबा को तालीम के साथ खेल के मैदान में भी नुमाया मुजाहरा करने का हर वक्त मशवरा देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में नुमाया मुजाहरा करने वाले तलबा की हुकूमत हिम्मत अफजाई करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए स्टेडियम्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा हर ज़िले में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के इक़दाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में इज्तिमाई अस्मत दरी की मुतासिरा और उसके वालिदैन के जहर खाने के वाक़े पर गहरा दुख का इजहार करते हुए आज कहा कि रियासत में ख़वातीन पर हो रहे जुल्म के वाक़यात पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और उनकी काबीना के अरकान की खामोशी शर्मनाक है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के हालात देखने सैकड़ों खौफनाक वाक़यात रौनुमा होने के बाद भी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर हुकूमत की तरफ से कोई हलचल नज़र नहीं आती। उन्होंने रियासती हुकूमत पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम न करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इन वाक़यात के सिलसिले में हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और वज़रा को शर्म आनी चाहिए, वो किस चीज़ के इंतज़ार में हैं। आप अपनी ख़वातीन शहरियों को इंसाफ का भरोसा ही नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक ख़बर पोस्ट की जिसमें कहा गया है कि वाराणसी में बयान बदलने का इल्ज़ाम लगाते हुए इज्तिमाई अस्मत दरी की मुतासिरा और उसके वालिदैन ने जहर खाया है। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी की दौलत में साल 2019 में 17 अरब डॉलर का ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और ये दौलत तकरीबन 61 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। हिंदुस्तानी मईशत के लिहाज से 2019 बिलाशुबा अच्छा नहीं रहा, मगर एशिया के सबसे बड़े सरमायादार मुकेश अंबानी के लिए 2019 का साल बहुत नतीजा खेज रहा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इस साल मुकेश अंबानी की दौलत 17 अरब डॉलर से बढ़कर 23 दिसंबर को 60.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इंडोनेशिया के शुमाली सूबे सुमात्रा में पीर को देर रात एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि 13 दीगर जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने मंगल को ये इत्तला दी। बस में कुल 37 अफराद सवार थे।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को क्रिसमस त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपने एक बयान में वज़ीर आला ने ईसा मसीह की मोहब्बत और हमदर्दी पर मबनी तालीमात को सराहते हुए कहा कि क्रिसमस त्यौहार सारी दुनिया में खुशी व मसरत के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत की आवाम से ख्वाहिश की कि वो भी इस त्यौहार को फरहत व शादमानी से मनाएं। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर गांधी भवन में भी केक काटा गया और आवाम को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।